नमस्कार। आज मैं चेक बाउंस केसेस में सजा सुनिश्चित करने वाले व्याख्यान को लेकर आपके सामने आया हूं और हमने इन सारे बिंदुओं को अपने इस पॉइंट पर रखा अपने व्याख्यान पर और एक एक बिंदु हमने क्लियर किया है क्योंकि हमारे पहले के व्यूअर्स ने हमें ये कहा था कि सर आपने दोष मुक्ति के बारे में तो बहुत कुछ बनाया, दोष सिद्धि के बारे में बनाइए। तो आज प्रस्तुत है वे पॉइंट जिसमें चेक बाउंस के केसेस में निश्चित ही सजा होगी। चेक बाउंस केसेस अर्थात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सजा होना सुनिश्चित है। आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिन पर सजा आधारित होती है और चेक धन से दोगुने धन तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक का साधारण कारावास या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। किंतु इस एक्ट की धारा 142 में कहा गया है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई न्यायालय प्रसंज्ञान नहीं लेगा तब तक जब तक कि धारा 142 सपठित धारा 138 एनआई एक्ट की सारी शर्तों को अनुपालित न कर लिया गया। चेक बाउंस के केसेस में कई बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर उठाए जाते हैं न्यायालय में। उनमें से पहला है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस, इनफोर्सिबिलिटी ऑफ द चेक, प्रीमेच्योरिटी ऑफ द केस, सिक्योरिटी की चेक, वाइकेरियस लायबिलिटी, जुरिस्डिक्शनल एरर, अनसर्व्ड नोटिस, ये बहुत उठाया जाता है, टाइम बार्ड चेक, ब्लैंक चेक, थेफ्ट चेक, लूट चेक, सिग्नेचर डिनायल चेक, हैंड राइटिंग डिनायल चेक, कटिंग्स इन चेक, गैम्बलिंग या बीसी का एक गेम खेलते हैं और उसमें चेक लगाते हैं, या स्टेल चेक यानी जिसका टाइम खत्म हो गया, बासी चेक, मर्ज बैंक चेक, तमाम छोटे छोटे बैंक मर्ज हो गए हैं और उनकी एक निर्धारित अवधि है, उसके बाद वो चेक अवैध हो गए हैं, तो ऐसे चेक भी दे दिए जाते हैं। अब इन्हीं बातों को बहस में उठाते हैं, हम इनकी आगे चर्चा कर लेते हैं। इन बचाव के तकनीकी बिंदुओं को हम कवर अप करके जब अपना परिवार लाएंगे तो हमें धारा 139, 139, 118, 146 एनआई एक्ट की उपधारणाओं का लाभ मिल जाएगा और निश्चित ही सजा उस उपधारणा के अनुसार हो जाएगी। सबसे पहले वादी मुकदमा अपने केस का स्वयं विधिक परीक्षण कर ले। जैसे धारा 138 एनआई एक्ट के एक्सप्लेनेशन क्लाज में कहा गया है कि देय ऋण या लायबिलिटी का अर्थ विधि सम्मत ऋण या लायबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो चेक निर्गत की गई है वो लीगल डेट और लायबिलिटी के लिए निर्गत की गई है, ये बात जरूरी है, तभी वो चेक विधि द्वारा प्रवर्तनीय अर्थात लीगली इन्फोर्सेबल इन आई ऑफ लॉ कही जाएगी। अर्थात कथित लेन देन भारतीय संविदा अधिनियम के तहत विधि सम्मत होना चाहिए, विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं, ऐसा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है। यानी जो एक्ट या संव्यवहार या ट्रांजेक्शन दोनों पक्ष के बीच में हुआ, चेक लेने वाले के बीच में और चेक देने वाले के बीच में, वो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के तहत विधि विरुद्ध नहीं होने चाहिए, वरना वो चेक नॉट इन्फोर्सेबल इन आई ऑफ लॉ कह दी जाएगी। इस बात से सावधान रहिए। यदि कोई चेक जबरन छीनी गई है या चोरी की गई है या लूटी गई है या गन पॉइंट पर किसी से लिखवा ली गई है, धोखा देकर ले ली गई है, फ्रॉड की गई करके ले ली गई है, कोई झांसा देकर चेक ले लिया है, या जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि अवैध कार्य हेतु चेक का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी चेक इनफोर्सेबल नहीं होती हैं और उनके लिए आप सावधान रहिए, अपने दावे में उस कहानी को मत लाइए। आरबीआई की नोटिफिकेशन जो 1/4/12 से लागू हुआ है उसके अनुसार प्रत्येक चेक 3 महीने के अंदर ही लग जानी चाहिए, यानी चेक निर्गत के दिनांक अगर उसमें पड़ गया है तो 3 महीने के अंदर उसको क्लियरेंस के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। धारा 138 प्रोविजो बी के अनुसार डिसऑनर बैंक मेमो के मिलने से 30 दिन के अंदर लिखित डिमांड नोटिस विपक्षी को भेज दी जानी चाहिए। यह विधिक नोटिस बाई पोस्ट भेजी जाएगी जैसा कि धारा 94 एनआई एक्ट में लिखा गया है। अगला बिंदु है कि धारा 142 1B शपथित धारा 138 प्रोविजियो सी एनआई एक्ट के तहत इस विधिक नोटिस की तामीला के दिनांक से 15 दिन इंतजार करने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 15 दिन तामीला के इंतजार करने के बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। कई बार नोटिस लौट कर नहीं आती या डाकिया से झूठी रिपोर्ट लगवाकर वापस करा दी जाती है। इस संबंध में एक निदर्शकवाद के भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन आदि 1999 1999 वॉल्यूम 7 SCC पेज
510 में विहित सिद्धांतों के आधार पर तथा धारा 27 जनरल क्लॉजेज एक्ट तथा धारा 114 एविडेंस एक्ट के अनुसार ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो समय डाक की तामीला में लगना चाहिए उसी के आधार पर तामीला उपधारित कर ली जाएगी, जिससे 15 दिन इंतजार करने के बाद कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होगा। इस दिन से 30 दिन के अंदर दावा लाया जाएगा। डाक विभाग के सर्कुलर्स में डाक से भेजी गई लोकल शहर की डाक 24 घंटे में, गैर जिले की डाक 3 दिन में और गैर स्टेट्स राज्य में की डाक 5 से 7 दिन में तामीला की उपधारणा देना विधि सम्मत है। या इंटरनेट द्वारा ट्रैकिंग रिपोर्ट निकाल लीजिए, उसमें तारीख होती है कि फला तारीख को इसका तामीला हो गया है, वो तारीख सुनिश्चित कर लीजिए और उस तारीख से 15 दिन इंतजार करिए, 15 दिन बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। यह जरूरी बात है। यदि एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि नोटिस तामील नहीं है तो भी बहस के स्तर पर यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि इस संदर्भ में एक निदर्शकवाद 2007 वॉल्यूम 2 NIJ 1 SC आलवी हाजी वर्सेस पालापट्टी मोहम्मद में प्रतिपादित सिद्धांत अनुकरणीय है। यदि सही पते पर नोटिस भेजी गई और डाकिया द्वारा N/D लिखकर वापस की गई, डाकिया ऐसे लिखते हैं कि उसको कोई पढ़ नहीं सकता, डॉक्टर से भी खराब राइटिंग उनकी होती है, ये व्यवहारिक परेशानी है, लेकिन उसका तात्पर्य निकाल लिया जाता है कि उसको नहीं मिला, कोई ताला लगा या ऐसी कोई समस्या हुई कि वो तामीला की अपना वापस कर देता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि प्राप्तकर्ता को नोटिस तामील हो गई है। इस संबंध में निदर्शकवाद वी राजकुमारी बनाम सुब्बाराम नायडू 2004 वॉल्यूम 8 SCC पेज 774 तथा 2006 वॉल्यूम 6 SCC 456 विनोद शिवप्पा बनाम नंदा वेलियप्पा में प्रतिपादित सिद्धांत अनुकरणीय है। अगला बिंदु यह है कि धारा 141 वैकेरियस लायबिलिटी के लिए होता है। जहां पर चेक फर्म या कंपनी के अकाउंट की दी गई हो वहां नोटिस फर्म या कंपनी को भी भेजनी चाहिए। ये गलती मत करिए कि केवल प्रोपराइटर को भेज दिया। बहुत सी जगहों में ये कहा जाता है कि सोल प्रोपराइटर था इसलिए हमने नहीं भेजा। नहीं, आपको फर्म के नाम भी भेजना चाहिए और उसके पार्टनर या डायरेक्टर्स को भी नोटिस भेजनी चाहिए और इन सबको पक्षकार मुकदमा बनाना चाहिए, जैसा कि अनिल हाडा केस में CRLJ 2000 पेज 373 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। अगला बिंदु है कि धारा 142 सब क्लास 1 सब क्लास B एंड 138 प्रोविजो C के अनुसार वाद कारण सृजित होने से 30 दिन के अंदर लिखित परिवाद लाया जाएगा। और ऐसा अगर आपने पहले कर दिया, यानी वाद कारण की तिथि आपने स्पष्ट नहीं की और दावा ले आए 15 दिन से पहले, तो प्रीमेच्योर हो जाएगा और प्रीमेच्योरिटी की क्षमा नहीं है। भौगोलिक क्षेत्राधिकार धारा 142 सब क्लास 1 C एवं धारा 142 सब क्लास 2 NI एक्ट के प्रावधानों के तहत जिस बैंक शाखा के खाता में चेक करने के लिए प्रस्तुत की गई, वो बैंक शाखा जिस लोकेशन पर जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोकेटेड है, उस थाना क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ ऐसा परिवार चेक बाउंस का लाया जाएगा। यह बात ब्रिजस्टोन इंडिया वर्सेस इंदरपाल सिंह के साइटेशन में कही गई है, जिसका साइटेशन NIJ 2016 वॉल्यूम 1 पेज 1 है। चेक बाउंस के केसेस में पिक्यूनरी यानी आर्थिक क्षेत्राधिकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात कोई चेक लाख करोड़ अरब कितनी भी रुपए की हो वो उसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के ही सम्मुख लाया जाएगा, ऐसा परिवाद अगर वो डिशानर होता है। सिक्योरिटी में दिया गया चेक प्रवर्तनीय होता है, यह भी तय हो गया। इस संबंध में एक निदर्शकवाद AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 945 APS फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शक्ति इंटरनेशनल में प्रतिपादित सिद्धांत तथा एक अन्य निदर्शकवाद AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 4363 सैंपली सत्यनारायण राव वर्सेस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में प्रतिपादित किए गए हैं। ऐसा चेक निर्गत करने वाला व्यक्ति चेक के धन की देनगी के कठोर दायित्व से मुक्ति नहीं पा सकता है जब तक कि वो यह प्रमाणित न कर दे कि सिक्योरिटी का धन अदा कर दिया गया है। आय के स्रोत की चर्चा भी दावे में कर देना चाहिए, क्योंकि धारा 269SS इनकम टैक्स एक्ट के तहत 20,000 रुपए के अधिक के नगद धन की लेन देन बंद कर दी गई है, मना कर दी गई है और उसे अब अपराध तक कह दिया गया है। इनकम टैक्स उसमें कार्रवाई कर सकता है, दंडित कर सकता है। इससे अधिक धन के लेन देन के लिए NEFT, RTGS, फोन पे, बैंक ड्राफ्ट या अकाउंट पे ही चेक से भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि धारा 121 NI एक्ट में स्टॉपेल के सिद्धांत बता दिए गए हैं और उनमें यह कहा गया है कि कोई भी अभियुक्त निबंध के तहत यह प्राविधान है कि आय का प्रश्न नहीं उठा सकता है।
धारा 140 एनआई एक्ट में कहा गया है कि खाते में धन ना होने का बचाव नहीं दिया जा सकता है। हस्ताक्षरों के संबंध में हमें धारा 20 एनआई एक्ट के प्रावधान भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, जहां यह कहा गया है कि पर्सन्स ऑफ साइनिंग शैल बी लायबल अप ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। सिग्नेचर डिफर के बचाव बैंक मेमो में देखना चाहिए। जब बैंक मेमो में सिग्नेचर डिफर लिखकर नहीं आ रहा है तो उसका बचाव अभियुक्त नहीं ले सकता है। इस संबंध में एससीसी 2021 वॉल्यूम 5 पेज 283 काली मिनी टेक्स वर्सेस पी बाला सुब्रमण्यम तथा एक अन्य सिद्धांत बीआर सिंह बनाम मुकेश कुमार 2019 वॉल्यूम 4 एससीसी पेज 197 में कहा गया है। यदि दावा काल सीमा से वर्जित हो रहा है तो धारा 142 में क्षमा याचना करके वाद लाया जा सकता है, किंतु प्री मैच्योरिटी की क्षमा नहीं है, इस बात पे सावधान रहिए। यानी काज ऑफ एक्शन एरोज होने से पहले दावा नहीं लाया जा सकता है। नोटिस तामीला से 15 दिन बाद ही दावा लाया जाएगा। अब एक और लिमिटेशन लगता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 2J तथा धारा 3 सपठित शेड्यूल अनुच्छेद 19 एंड 20 के प्राविधानों के तहत 3 वर्ष पहले के लेन देन की बाबत कोई ब्लैंक चेक दे देता है और 3 साल बाद उसमें तारीख लिख करके उसको निराधित करा करके दावा लाने का प्रयास करता है, और अगर ये साक्ष्य में साबित हो गया कि ये लेन देन 3 वर्ष पहले का था तो वो लिमिटेशन एक्ट से बार्ड हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्राधिकार की क्षमा नहीं है। अगर भौगोलिक क्षेत्राधिकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए धारा 201 सब क्लास ए सीआरपीसी, जिसे अब धारा 224 BNSS कहा जाता है, उसके अंतर्गत परिवाद को रिटर्न कर दिया जाएगा परिवादी के हाथ में कि आप सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद। उन बिंदुओं को ध्यान में लाकर जब आप अपना दावा लाएंगे तो निश्चित ही उसमें सजा कराने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। जय हिंद।